नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र के परभणी जिले में संविधान शिल्प के अपमान के विरोध में परभणी में एक बड़ा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के बाद पुलिस ने आंदोलन कर रहे भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया। साथ ही इस आंदोलन में शामिल तमाम आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज किए। इस मामले को लेकर आज पूरे महाराष्ट्र में आम्बेडकरी संगठनों ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान भी किया था, जिसके रिस्पांस में आज पूरे महाराष्ट्र के कई जिलों में बंद का असर भी देखने को मिला। इन सब मामले को लेकर रिपब्लिकन सेना के चीफ आनंदराज अंबेडकर से हमारी विशेष संवाददाता ज्योत्सना गंगले ने की खास बातचीत। महाराष्ट्र के परभणी जिले में संविधान शिल्प का अपमान जो हुआ है, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में अंबेडकर संगठनों ने कई आंदोलन किए। आज महाराष्ट्र बंद का भी ऐलान जो है कई अंबेडकर संगठनों ने किया है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आनंदराज अंबेडकर, जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इनके पोते हैं। मैं सभी आपके श्रोताओं को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और आज महाराष्ट्र बंद में लाखों संविधान प्रेमी लोग इसमें शरीक हुए, उसके लिए वो सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। और ऐसे ही आप बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के प्रति जो आपके मन में जो भावना है, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रगुजार। और आपके प्रति हमारे मन में आपके प्रति बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें आज सभी जाति धर्म के लोग शरीक हुए, ये बड़ी बात है। सर, अगर माहौल देखा जाए कि लोकसभा के चुनाव के टाइम पे भी और विधानसभा चुनाव के टाइम पे भी संविधान का मुद्दा बहुत अहम बना था, लेकिन साथ ही साथ संविधान के अपमान को लेकर भी जो विवाद है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नहीं, लोगों ने संविधान का मुद्दा तो उठाया, मगर आज सही मायने में जब संविधान के ऊपर शिल्प के ऊपर पत्थर फेंक हो गई, वो समय इन सभी पार्टियों ने जिन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया था वो आगे आने चाहिए थे। दुर्भाग्यवश वो आए नहीं, मगर मुझे अच्छा लगा कि लोग खुद इसके अपने आप इसमें आ गए। अब बहुत सारे में से यहाँ के बम्बई हो, पूरा महाराष्ट्र हो, उसमें काफ़ी अच्छा लोगों ने प्रतिसाद दिया है। और हमारा बंद मैं समझता हूँ 80% के ऊपर सक्सेसफुल हुआ है। परभणी में जिस तरह की घटना हुई, संविधान शिल्प का अपमान किया गया, उसके बाद पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की थी? क्या आंदोलन के बाद ये कार्रवाई की गई है इन पूरे मामले में? देखो, जिस तरीके से वो लड़के को वो वीडियो शूटिंग कर रहा था, तभी एक पुलिस वाले एक लड़के को मार रहे थे, उसका वो वीडियो शूटिंग कर रहा था। इसके लिए इसको भी अंदर लिया और फिर इसको अंदर लेके जिस तरीके से अभी फोटो आ रहे हैं उसकी बॉडी के, इतना मिस हर जगह, ऐसी एक जगह नहीं है कि जहाँ पुलिस ने मारा नहीं है। पूरे जगह पे वो मिस मार के ये है, व्रण है। और इसी वजह से ये हमारे हिसाब से मनुष्यवध है। तो हमारी मांग है कि वहाँ के जो पुलिस परभणी के शरद मरे जो निरीक्षक है, उप निरीक्षक तुर्नर है और एलसीबी के निरीक्षक घुरबांड है, इन तीनों को तत्काल सस्पेंड किया जाए। और इसकी एक तो सीबीआई मार्फत, नहीं तो निवृत्त न्यायाधीश के मार्फत उसकी इंक्वायरी हो जाए। फिर इसके बारे में पूरा डिटेल विवरण आ सकता है, क्योंकि ये जो लोगों को आज पुलिस ने वहाँ के परभणी के लोगों को अंदर लिया है, उनको बुरी तरह से पीटा गया। उनके कानों से, नाकों से खून निकलता है, उनको चलने को नहीं आ रहा है, ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इस तरीके से अगर पुलिस का बर्ताव होगा तो ऐसे पुलिस अधिकारियों के ऊपर पूरा ये जो इंसिडेंट्स है उसकी इंक्वायरी होके ये सभी पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए परभणी के। ऐसा हम लोग को सरकार से मांग है। और तुरंत ही मुख्यमंत्री जो आज इस महाराष्ट्र के हुए, उन्होंने वहाँ जाके इमीडिएटली वहाँ जाके उन फैमिली को मिलना चाहिए, उनको तुरंत मदद मिलनी चाहिए। फिर जो अंदर है, जिनको बहुत सारा पीटा गया है, उनको इमीडिएटली वहाँ से रिहाई करना चाहिए। और सभी लोगों के ऊपर के गुने जो है वो निकाल देने चाहिए। ऐसी हम लोग की रिपब्लिक सेना की मांग है। और जब तक ये नहीं होता है, हम लोग का आंदोलन चालू रहेगा। सर, बात
बात करें अगर सोमनाथ सूर्यवंशी वो न्यायिक हिरासत में थे और ऐसे में पुलिस पूछताछ के दौरान जो है उनकी मारपिटाई की जाती है, उनकी मौत हो जाती है, इस इंसिडेंट को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि सरकार नहीं बनी थी, गृह मंत्री पद किसके पास होगा, इसकी चर्चा पे चर्चा हो रही थी, लेकिन महाराष्ट्र शांत नहीं था। महाराष्ट्र में परभणी में कई जिलों में आंदोलन हुआ। एक जो सोमनाथ सूर्यवंशी है उनकी न्यायिक हिरासत में मौत होती है। नहीं, ये सही मायने में दुर्भाग्यशाली है कि इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद भी इनका सरकार नहीं बनता है और ना कोई होम मिनिस्टर होता है, ना कोई होता है, और पुलिस अपने हाथ में कायदा लेके अब मनमानी करती है। तो इसका तो मैं पहले तो सरकार का निषेध करता हूँ, और फिर जिस तरीके से पुलिस ने मारपीट की है आंदोलन के ऊपर, उसके लिए इन सभी पुलिसों की इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुनाह दाखिल होना ही चाहिए। नहीं तो हम लोग का आंदोलन वैसे ही चालू रहेगा जब तक ये पुलिस वालों के ऊपर मनुष्यवध का गुनाह दाखिल नहीं होता है। और जो आपने देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के ये संविधान को आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग, तो ऐसे लोगों के ऊपर राजद्रोह का भी गुनाह दाखिल करना चाहिए। जिस आदमी ने, जो पवार नाम के आदमी ने ये घटना की कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के शिल्प के ऊपर पत्थरबाजी की, उस आदमी को पागल ठहरा के उन लोगों ने अस्पताल में डाला है। वो, और मेरा रिपोर्ट है कि कोई पागल नहीं है, वो पूरा ठीक आदमी है। उसके ऊपर राजद्रोह का गुनाह डाल के और दंगल भड़काने का गुनाह डाल के उसको तुरंत इसके बारे में उसके ऊपर यूएपीए के अंडर उसके ऊपर केस होनी चाहिए। सर, सोमनाथ सूर्यवंशी इनकी तो मौत हो गई, लेकिन जो बाकी जो लोगों को अरेस्ट किया गया है उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि सुषमा अंधारे, उन्होंने शिवसेना की सुषमा अंधारे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो एलएलबी के पढ़े लिखे लोग हैं जो आंदोलन में शामिल नहीं थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो चल नहीं पाते, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है, उनका भी एफआईआर में नाम दर्ज किया है। नहीं, सही मायने में जो आदमी वहाँ नहीं थे उनके भी, वहाँ के जो अम्बेडकरी कार्यकर्ता, जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, उनके नाम पुलिस ने लिए हैं और उनका लेना देना नहीं है उसमें, वो उधर नहीं थे क्योंकि वो 60-70 साल के बुजुर्ग लोग हैं। उनके भी नाम पुलिस ने एफआईआर में देके अम्बेडकरी मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश परभणी के पुलिस वालों ने की है। इसका मैं निषेध कर रहा हूँ और ये सभी मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। रिटायर्ड जज के, हाई कोर्ट के जज के न्याय, फिर इस मामले में सही मायने में क्यों किया गया, इसके पीछे कौन था, ये किसका प्लानिंग था, क्योंकि पत्थर मारने वाला भी आदमी कौन से ग्रुप का था, वो सभी लोगों के सामने आएगा। और हमें मालूम है कि इस देश में, और अब मेरा कहना यह है कि इस देश में जो संविधान नहीं मानता उसने इस देश को छोड़ के जाना चाहिए। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर चलता है और इस देश में संविधान न मानने वाले को रहने के लिए जगह नहीं है, ऐसा हम लोग का रिपब्लिक सेना का और अम्बेडकरी जनता का कहना है। सर, पुलिस ने जो अंधाधुंध शिकायतें दर्ज की है, इसके पीछे आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? नहीं, यही कि ये पुलिस राज आज जो इस देश में चल रहा है, जो पुलिस राज है कि यहाँ बुलडोजर चलाते, यहाँ कार्यकर्ताओं के ऊपर गुनहगार जैसे बर्ताव पुलिस वाले करते हैं, यहाँ ये तो कहाँ तो खत्म होना चाहिए। ये लोकशाही है, कोई किसी के बाप का राज नहीं है, ये मैं यहाँ मेरी तरफ से बताना चाहता हूँ। और आज आपको जनता ने सिर पे लिया, जनता पटकने के लिए कुछ समय लगता है। आपने देखा होगा 6 महीने पहले लोकसभा में अलग रिजल्ट आया, अभी 6 महीने बाद अलग आया। तो आप इस सरकार को मेरा कहना है कि आप हवा में मत जाइए, जमीन पे रहिए और ये जो हुआ है पूरा मसला उसका यथोचित न्याय करने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो अम्बेडकरवादी रुकने वाले नहीं है। सर, क्या इस मामले में आपने महाराष्ट्र पुलिस जो है महासंचालक, क्या उनसे बात की है? क्या परभणी पुलिस से आपकी बात हुई है? क्या बातचीत में क्या मतलब क्या उन्होंने बताया? नहीं, मैं खुद ही अभी परभणी में जाने वाला हूँ। 19 तारीख को मैं सुबह परभणी में
जाने वाला हूँ। उस फैमिली की पहले मैं ये करूँगा, वहाँ के पुलिस वालों से मैं बातचीत करके उनके खिलाफ मैं खुद एफआईआर दर्ज करने वाला हूँ। किनके खिलाफ एफआईआर दर्ज? जो पुलिस में वहाँ मैं जाके पूरी डिटेल में लूँगा, और जो पुलिस वाले इसके बारे में जिन्होंने इस हमारे जो अम्बेडकर भीम सैनिक उनके ऊपर इस तरीके से अमानुष जो लाठी चार्ज किया है, उनके खिलाफ मैं खुद एफआईआर करने वाला हूँ। सर, अब तक आपके पास जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कितने लोगों पर परभनी में आंदोलन करते हुए कितने लोगों पर शिकायत दर्ज की है, कौन कौन सी धाराएं उन पर लगवा दी है? अभी पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत में कितने लोग हैं? अभी तक 70 लोग न्याय हिरासत में हैं, और 500 से ऊपर लोगों के नाम उन लोग ने लिए हैं एफआईआर में। क्या उनमें महिलाएं भी शामिल है? उसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हैं। तो इसीलिए वहाँ जाके मैं इसके बारे में पूरी जांच करके फिर खुद ही पुलिस के खिलाफ वहाँ ही मैं एफआईआर करने वाला हूँ। सर, अगर बात करें पूरे अम्बेडकरी संगठन की बात करें, क्योंकि पॉलिटिकल जितनी भी राजनीतिक पार्टी है उन्होंने भी इस घटना का निषेध किया है, आंदोलन किया, अधिवेशन चल रहा है नागपुर में, विपक्ष वहाँ पे आंदोलन कर रहा है। पूरे महाराष्ट्र में कई अम्बेडकर संगठन आपके समर्थन में उतरे हैं। ऐसे कौन कौन से संगठन हैं जिन्होंने आपको समर्थन दिया है? देखो, संगठन से ज़्यादा संविधान प्रेमी और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले सभी लोग आज इस बंद में हमारे साथ शरीक थे, शामिल थे, और हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और ये तो एक ये थे झांकी थी, और आगे तो बहुत बड़ा आंदोलन इसके ऊपर अगर वापस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ा आंदोलन होगा। ये हम लोग ने एक इशारा दिया है, ऐसा मैं सरकार को कहना चाहता हूँ। सर, अगर बात करें कि सरकार तो कह रही है कि हम एक्शन उठाने वाले हैं, जितने लोग इसमें मतलब संविधान शिल्प का जिन्होंने अपमान किया उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी जो जानकारी हासिल हो रही है उसके अनुसार जिस व्यक्ति ने संविधान शिल्प का अपमान किया है बताया जा रहा है कि वो मानसिक तौर पर मरीज है, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। ये सरासर झूठ है। वो आदमी कोई मानसिक तनाव में क्या नहीं तो मानसिक रुग्ण, मनोरुग्ण नहीं है। ये सरकार ने उसको डिफेंड करने के लिए ये चाल चली है। मेरे कार्यकर्ता ने बताया कि वो नॉर्मल आदमी है, और इसी वजह से हमारा कहना है कि उसके ऊपर राजद्रोह का गुनाह होना चाहिए। सर, अगर बात करें विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष ने भी ये मुद्दा जो है अधिवेशन में उठाया था, विपक्ष के किन किन नेताओं, क्योंकि विपक्ष का नेता कोई नहीं है लेकिन महाविकास आघाड़ी विपक्ष में बैठी है, तो महाविकास आघाड़ी के किन किन नेताओं के साथ आपका या उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, अभी तक तो मैंने किसी संपर्क नहीं किया, क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से अपोजिशन ने भी इस मुद्दा रास्ते की लड़ाई के लिए उठाना चाहिए था, अभी तक नहीं किया है। मैं चाहता था, और इसीलिए मुझे आगे आके इस रास्ते की लड़ाई और महाराष्ट्र बंद के लिए आगे आना पड़ा, क्योंकि ये मुद्दा हल्के में लेने जैसा नहीं है। आज संविधान शिल्प पे हाथ लगाया, कल संविधान पे हाथ लगाया जा सकता है, और इसी वजह से हमने ये महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया। और लोगों ने आज जिसको काफ़ी हमारे उम्मीद से ज़्यादा लोगों का इसमें प्रतिसाद मिला है, और मैं आपकी चैनल से सभी लोगों को जो संविधान प्रेमी है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, फिर भी हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में किन किन जिलों से, किन किन गाँव से, किन किन शहरों से बंद आपको साफ दिखाई दिया, और कौन कौन इसमें शामिल थे? मतलब जिले तालुका लेवल पे तो थे ही, लेकिन संगठन भी कौन कौन से शामिल थे? देखो, पूरे महाराष्ट्र में इसका असर पड़ा है, और ख़ास करके मराठवाड़ा तो पूरा मीन्स 100% बंद था। बाकी और भी यहाँ बम्बई हो और कोल्हापुर हो और बाकी अमरावती हो, ऐसे बहुत सारे, बुल्डाना हो, ये काफ़ी इसमें असर पड़ा दिखाई दे रहा है। लोगों में एक ये था कि ऐसे जो पुलिस का जो ये जांच चालू है, पुलिस की जिस तरीके से मनमानी चालू है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की लोगों की इच्छा थी, और संविधान के प्रति लोगों के मन में जो एक आदर है, इसीलिए लोग काफ़ी संख्या में हर जिले में, ऐसा एक भी जिला ऐसा मैं नहीं बता सकता हूँ कि जिधर आंदोलन नहीं हुआ। सभी महाराष्ट्र के पूरे कोने कोने में इस आंदोलन के प्रतिसाद हुए, और मेरे हिसाब से ये आंदोलन बहुत सक्सेसफुल हुआ है, और इसीलिए मैं लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इस
इसके अलावा भी क्योंकि संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये मुद्दा जो है अब दिन ब दिन और भी ज़्यादा अहम होता जा रहा है। राजनीतिक तौर पर अगर बात करें, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कहती कि हम संविधान को नहीं मानते, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं मानते। सभी पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति अपना प्रेम जताती है, वो चुनाव के टाइम उनको याद करती है। लेकिन इसके बावजूद भी संविधान या संविधान शिल्प इसको लेकर हमेशा हंगामा खड़ा होता है कि कहीं तोड़फोड़ करना, कहीं मूर्तियां उनकी करना। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये राजनीतिक मुद्दा सिर्फ राजनीतिक मतलब चुनाव तक ही सीमित रहा है? नहीं, ये चुनाव तक नहीं, क्या है कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है कि ये संविधान बदलना चाहिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, या ऐसे सोच रखने वाले लोग भी इस देश में काफ़ी लोग हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ जिनको ये संविधान अमान्य हो उन्होंने इस देश में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान से इस देश चल रहा है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको ऐसा लग रहा है कि संविधान बदलना है, तो उन्होंने जो संविधान से उनके जो कुर्सियाँ मिली है उसके ऊपर बैठना उचित नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसीलिए ऐसे लोगों ने जो अलग तरीके की सोच रखते हैं उन्होंने अपनी सोच पब्लिक में रखनी चाहिए, क्योंकि आज यहाँ देश में संविधान प्रेमी काफ़ी है। यह लोग मुंह से तो बात करते हैं हम संविधान प्रेमी हैं, मगर उनके दिल में अलग बात चल रही है। तो इसीलिए इनको पब्लिक में ओपन करना चाहिए, ऐसा हम लोग को कहना है। सर, अगर संविधान की बात करें तो कल ही जो सावरकर के जो पोते हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और रंजीत सावरकर खुद कह रहे थे कि जो मनुस्मृति है उसका कुछ हिस्सा ही डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हिंदू कोड बिल में लिखा था। मतलब मनुस्मृति से इंस्पायर होकर उसका कुछ हिस्सा संविधान हिंदू कोड बिल में आया। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हर कोई संविधान डॉक्टर अंबेडकर अपने हर मतलब मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहा है। ये उनके मेरे हिसाब से बकवास है, क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा मनुस्मृति का बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में नहीं लिया। एक्चुअली बाबा साहब ने जो किया वो मनु के संहिता के खिलाफ किया है। महिलाओं को अधिकार दिए, यहाँ की जाति व्यवस्था ख़त्म कर दी है। तो ये जो बता नहीं जा रहे कि मनु को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे, ये सरासर गलत है और ये कोई मानने वाला भी नहीं है। तो क्या ये यकीन किया जा सकता है कि जिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया, आज उनका संविधान या उनका जो हिंदू कोड बिल है उसका संबंध रंजीत सावरकर जो है मनुस्मृति से जोड़ते हैं? नहीं, वो सरासर गलत है और वो ऐसे हो ही नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, हिंदू कोड लिखा, उसका इंस्पिरेशन उन्होंने अपने गुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध से लिया, जिन्होंने समता न्याय बंधुत्व का ऐलान 2500 साल पहले किया था। और इसीलिए ये कहना ये गलत बात है। सही मायने में देखा जाए तो बाबा साहब ने खुद बताया कि उन्होंने तो ये भी बताया कि मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी इसका ये नहीं लिया है। मैंने जो ये इंस्पिरेशन मेरे को मिला है वो भगवान गौतम बुद्ध के रिलीजन से मिला है, उनके तत्वज्ञान से मिला है, ऐसे खुद उन्होंने बताया है। सर, अगर बात करें अंबेडकर समाज की, कई सारे ऐसे लीडर्स की जो अंबेडकरवादी लीडर्स हैं, अगर उनकी बात करें तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि खुद केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठवले अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उस पर उन्होंने नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि आरपीआई को एक भी मंत्री पद नहीं मिला। तो क्या सभी बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अंबेडकरी जनता या जो अंबेडकरी जो नेता होते हैं उनका चुनाव तक फायदा उठाते हैं और चुनाव के बाद उनको भूल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका फायदा लेने को दे देंगे तो लोग फायदा उठाएंगे ही नहीं। और अभी जो जिन्होंने ये बात की है, हाँ, जो भी हो उनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। अभी की पॉलिटिकल पार्टीज आपके ताकत के ऊपर आपको जो कुछ देना चाहती है, तो आपकी जितनी ताकत होगी उतना ही हो देंगे। आपकी ताकत नहीं होगी तो कौन किसको देता है? आजकल यहाँ बार्गेनिंग होता है पॉलिटिक्स में। आपके ताकत के हिसाब से आपको बार्गेनिंग पावर होता है। आज आपके साथ अम्बेडकरी समाज होता तो आपको कुछ मिलता। आज अम्बेडकरी समाज ही आपके साथ में नहीं है तो आपको कौन क्या देगा? ऐसी बात है। तो सर,
आरपीआई को एक भी मंत्री पद ना मिलना, क्या ये मतलब महायुति का हिस्सा होने के बावजूद भी, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले मोदी जी के साथ उठते बैठते हैं और वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने उनको ये वादा किया था। नहीं, देखो वादा कोई नहीं करता, ये सब बातें पेपर में और नहीं देते, उनको भी मालूम होता है। और ये बड़े पार्टियां वो सब पूरा डाटा ये है, इसका वोट बैंक कितनी है, क्या है, इनका कितना फ़ायदा होता है, इसके ऊपर ये सब राजनीति चलती है। और इसीलिए आज उनकी जो पहले ज़माने में जो उनकी ताकत थी उस हिसाब से उनको कुछ मिलता होगा, मगर अभी ये ताकत धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, इसके लिए उनको उस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रही है। अभी जिस तरह से संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मुद्दा, चुनाव हो या चुनाव ना भी हो, जिस तरह से उठता है, चर्चा होती है, इलेक्शन के रिजल्ट एकदम बदल जाते हैं, क्योंकि लोकसभा में संविधान का मुद्दा भी तो अहम रहा था, तो उसके बाद आप कैसे देखते हैं कि अम्बेडकरी संगठन जो अलग अलग नाम से जो जैसे रिपब्लिकन पार्टी के ही हम देखें तो अलग अलग हिस्से हैं, प्रकाश अम्बेडकर अलग लड़ते हैं, आपकी पार्टी अलग लड़ती है, रामदास अठावले अलग लड़ते हैं, खरात गट अलग लड़ता है, मतलब भीम आर्मी अलग से लड़ता है, तो ऐसे में अब क्या ये समय आ चुका है कि सभी अम्बेडकर संगठन या संविधान को मानने वाले जो संगठन हैं उनको एक साथ आना चाहिए, क्योंकि ताकत भी तो बढ़ सकती है आपकी। नहीं, देखिए क्या है, बाबा साहब ने बताया था कि आप आपका खुद का लीडर आप चुनो, तो अभी लोगों को अभी पता चल रहा है कि अभी हम लोग को कुछ डिसीजन लेना चाहिए। समाज जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो खुद ही अपना लीडर अभी तय करेंगे, ऐसी कंडीशन आ गई, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जाने के बाद अभी 68 ईयर्स हुए और अभी तक उन्होंने हर टाइम हर में नेता उनको इकट्ठा लाने की कोशिश की और नाकाम वो कोशिश हो गई है। और इसके वजह से अभी लोगों में भावना है अभी एक ही वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, एक नेता के पीछे हम लोग खड़े रहेंगे और ये कोशिश अभी खुद जनता ही तय करने वाली है कि उनका कौन लीडर है। सर, खुद डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें संगठित होना चाहिए और हमें संघर्ष करना चाहिए, लेकिन अगर उनका ही समाज या उनको मानने वाला समाज ही अगर टुकड़ों में बंटता है, क्योंकि इसमें क्या ना लोकसभा में रिजल्ट हासिल होता है ना विधानसभा में आपको रिजल्ट हासिल होता है, बात सिर्फ आपके पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, जितने भी अम्बेडकरी संगठन की बात है, तो क्या डॉक्टर अम्बेडकर जी का ये जो संदेश है कि संगठित हो, वो ज़रूरी नहीं है आज के समय के लिए? नहीं, देखो संगठित देखो, ऐसे कोई मुद्दे पे आज भी समाज संगठित हुआ, रास्ते पे आया, काफ़ी अच्छा बंद किया, तो लोग संगठित है। खाली ये इलेक्शन में लोग उनको गुमराह करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी लोगों में समझ आने लगी है, लोगों को पता चल रहा है कि हमारा बुरा क्या अच्छा और क्या अच्छा है, और अच्छाई बुराई का जो अभी लोग खुद ही निर्णय लेंगे और लोग अपने आप अपना नेता चुनेंगे। और आप देखेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी हो और कोई भी ये हो, जैसे हमारा जो नेचर है उसमें भी बारिश आता है, ठंड आती है, फिर गर्मी आती है, वैसे हर पॉलिटिकल पार्टी का भी वैसे ही होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम पार्टी बहुत अच्छी तरह उभर रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम ये मूवमेंट को एक अच्छे दिन थे, बाबा साहब जाने के बाद बुरे आ गए, वापस अभी अच्छे दिन आएंगे। तो ये तो हाँ, ये उतार चढ़ाव तो चलते रहता है लाइफ में, जैसे चलता है वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। तो मुझे आने वाले कल मैं इस देश का देख रहा हूँ कि यहाँ अम्बेडकरवाद ही रूल करेगा, क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर को खाली हमारे लोग नहीं मानते, सभी जाति धर्म के लोग मानने लगे हैं। आज जो हमारा भीम सैनिक जो सोमनाथ सूर्यवंशी शहीद हुआ, वो भी हिंदू समाज का वडार समाज का है। वो मीन्स वो टाइम वो बाबा साहब अम्बेडकर को तभी बाबा साहब थे तभी मानने वाले समाज नहीं है, ये नए लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले। तो इससे पता चल रहा है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले बहुत सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग आगे आ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, अब वो नज़दीक है, कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का अम्बेडकरवाद और उनके विचार इस देश में सबसे आगे होंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि परभणी में जो घटना हुई कि संविधान शिल्प का अपमान किया गया, जिसके बाद आंदोलन हुआ, आंदोलन में भी
बड़ी हिंसा देखी गई, टायर्स चलाए लोगों ने, पत्थरबाजी हुई, लोगों को करनी पड़ी और उसके बाद पुलिस ने भी जो है लाठीचार्ज किया। तो इस तरह का मामला दोबारा ना हो, क्योंकि कई सारे ऐसे रोड होते हैं, स्मारक होते हैं जहां हमारे महापुरुषों की मूर्तियां होती है, नाम होती है, उनका प्रतिमा होती है और फिर कोई ऐसा अपमान कर देता है और जिसका भुगतान जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है और जो भी ऐसे आरोपी होते हैं उनको बताया जाता है कि ये मनोरुग्ण है। तो क्या महाराष्ट्र में जितने भी महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं, उनके शिल्प है, क्या उनको अलग से प्रोटेक्शन देने की जरूरत पड़ रही है? देखो बहुत सारे शिल्प जो है बाबा साहब के खास करके, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के समाज इधर ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, उधर ही होते हैं और इसके लिए उसके अलग ये कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं लगती है। मगर कभी ये जो लोग हैं, पॉलिटिशियन हो और कोई जातिवादी धर्मवादी लोग हैं, वो ज़बरदस्ती ये ऐसे माहौल का क्रिएट करते हैं कि जिसके वजह से दंगा हो और उसमें हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं वो बहुत भावनिक है और वो ट्रैप में अटक जाते हैं। मगर हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को सही मायने में कि ऐसे जो भावनिक प्रश्न है उसमें विचलित न हो और सही अपने जो प्रश्न है, आरक्षण का प्रश्न है, लोगों के बेरोजगारी का प्रश्न है, लोगों के रहने का प्रश्न है, बहुत सारे जो मूलभूत प्रश्न है उसके ऊपर, क्योंकि हमारे काश्तकार है उनके एमएसपी का प्रश्न हो, उसके ऊपर सही मायने में आंदोलन होना चाहिए और इसीलिए हम लोगों को उस तरीके से लोगों में जागरूकता निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कल में लोग ऐसे भावनिक प्रश्नों से आगे जाके इस मूलभूत प्रश्नों के ऊपर अपना आंदोलन करेंगे। आपकी अगली भूमिका क्या होगी? अभी आंदोलन तो सक्सेसफुल आपका हो गया, अगली भूमिका क्या रहेगी? जब तक जो अभी और भी लोगों के ऊपर इन्होंने जो ये किए हैं, मिस अंदर भी है कुछ लोग और भी लोगों के ऊपर इन्होंने एफआईआर दर्ज किए है, उन सभी के एफआईआर खारिज नहीं होते तब तक हमारा आंदोलन होते रहेगा। हर जिले में, हर तालुका में हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जिलाधिकारी हो गए, तहसीलदार हो गए, उनके ऊपर गवर्नमेंट को खास करके ये निवेदन देते होंगे और मैं ये मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्रियों को मिलके ये जो लोग हैं उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई झूठी चल रही है उसके खिलाफ हम लोग जाके उनसे बातचीत भी करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ हैं आनंदराज अम्बेडकर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि परभणी मामले में जिन जिन लोगों पर जो आंदोलन में शामिल नहीं थे और जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है उनको लेकर वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर हल निकालने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।